हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशन के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 डील करेंगे। ये एग्जामिनेशन दिसंबर के मंथ में ड्यू है, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने अपनी एप्लीकेशन लीगल नर्सरी के ऊपर इसकी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, जिसके अंदर हम 28 सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं टेस्ट वाइज। ठीक है। सेकेंडली, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बैच भी चलाई जा रही है, जिसमें कि आपको 10 मेजर एक्ट्स जो हैं, 10 लार्ज एक्ट्स जो हैं, वो अच्छे से डील कराए जाएंगे। ओके, तो आप वो भी इनरोल कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करनी है लीगल नर्सरी एप्लीकेशन, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे एक पार्ट में कवर करने की, और अगर नहीं होता है तो हम इसको 2 पार्ट्स में ले आएंगे। ओके, तो सबसे पहले इस एक्ट का पर्पस क्या है वो देख लेते हैं शॉर्टली। एमपी एडीपीओ में बहुत डेप्थ में नहीं जाना है हमें, तो उसके हिसाब से हम इसको देख लेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए कि पुलिस फोर्स के अलावा एक एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और उसका पर्पस ये था कि नेशनल लेवल पे जो भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस इस एक्ट में प्रोवाइड कराए गए हैं, लिस्ट पीछे प्रोवाइड कराई गई है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस की, उन ऑफेंसेस अगर होते हैं तो उनके इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए ये एजेंसी इस्टेब्लिश करी गई है। और वो शेड्यूल ऑफेंसेस जो रहेंगे वो मेनली काय से डील करेंगे, आपके सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, या फिर आपके जो फ्रेंडली रिलेशन है दूसरे देशों के साथ में, अगर उनको थ्रेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उनसे डील करने के लिए ये आपकी एजेंसी का गठन हुआ है। ठीक है। सेकेंडली, कुछ ट्रीटीज और कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह भी हुए हैं, जैसे यूएनओ के अंतर्गत जो होते हैं, उनमें भी अगर कोई चीज कंट्रावेंशंस होते हैं तो उनमें भी ये एजेंसी अपना रोल प्ले करती है। चलिए, अब आते हैं एक्ट पे। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट, नेम आपको पता ही है। ये अप्लीकेबल कहां होगा? ये होगा पूरे इंडिया में। उसके साथ साथ ये याद रखने वाली चीजें मैं आपको पॉइंट वाइज बताते हुए जाऊंगा, क्या क्या याद रखना है आपको एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, और उसके साथ में स्पेसिफिकली इसमें क्या दिया गया है, टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, कि अगर इंडिया का कोई सिटीजन है और यहाँ पे ऑफेंस कमिट करके अगर वो बाहर चले जाता है तो भी इन्वेस्टिगेशन उसकी होगी। सेकेंडली, अगर वो बाहर रह रहा है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया है और बाहर रह रहा है, और वहां से बैठे बैठे अगर वो अबेट करता है किसी ऑफेंस को, ठीक है, कॉन्स्पायर करता है, तो भी उसके अगेंस्ट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसी के तहत उसका ट्रायल और प्रोसिक्यूशन होगा। पहली चीज। दूसरी बात, टू पर्सन्स इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट वेर एवर दे मे बी, अगर कोई इंसान गवर्नमेंट सर्विस में है और वो कहीं पे भी है, वो या तो इंडिया में रह रहा है या बाहर रह रहा है, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग हो गए, या और भी कुछ हो गए जो डेपुटेशन पे वहां पे गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, तो उनके अगेंस्ट भी ये एक्ट अप्लीकेबल रहेगा। सेकेंडली, टू पर्सन्स ऑन शिप्स एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर देयर में बी, जो भी शिप्स और एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और भले ही वो बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग के समय अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है उस शिप पे या एयरक्राफ्ट पे, या शिप और एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट ही, तो भी उसका प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन एनआईए एक्ट के अंतर्गत होगा। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है, इसको भूलना नहीं है। सिर्फ ये याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि अगर वो इंडिया के बाहर रह रहा है तो क्या नहीं होगा, है ना। तो ये भी चीजें आप देख लीजिएगा। इसका मैंने फ्री टेस्ट अपलोड कर दिया है ऐप पे, आप चाहें तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंडली, डेफिनेशन क्लॉज। अब इसमें से सिर्फ कुछ डेफिनेशन है जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ए में एजेंसी आती है, ये याद रखना है, इसके आगे कुछ भी याद नहीं रखना, इसको आपको रटना पड़ेगा, तो इसको रट लीजिएगा। सेकेंडली, हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की समझना है किसके जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट की बात करता है। तो हाई कोर्ट मींस द हाई कोर्ट विद इन हुज जुरिस्डिक्शन स्पेशल कोर्ट इज सिचुएट, जहां पे जिसके भी जुरिस्डिक्शन में स्पेशल कोर्ट सिचुएट होगी वही हाई कोर्ट उसके अंतर्गत, मतलब उसका जुरिस्डिक्शन होगा, उस हाई कोर्ट का वहीं पे जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है। ये मेनली अपील के लिए ये बात यहाँ पे कही गई है कि अपील कहाँ पे होगी, अगर स्पेशल कोर्ट कोई ऑर्डर जजमेंट देता है और उसकी अपील करना है तो कहाँ पे होगी, तो जहां पे जिसके हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में स्पेशल कोर्ट सिचुएट हुई है तो वहीं पे उसका जुरिस्डिक्शन होगा।
सेकेंडली पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये सेक्शन 15 के साथ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, मीन्स, वर्ड याद रखिएगा, मीन्स है ना। तो क्या क्या इसमें आ सकता है हमारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जहां पे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखा हो तो उसको ये समझा जाएगा कि वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ साथ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है। आगे शेड्यूल ऑफेंसेस तो हम देख लेंगे, इसको याद रख लीजिएगा। 21F यहाँ पे शेड्यूल ऑफेंसेस की डेफिनेशन प्रोवाइड कराई गई है और वो शेड्यूल पीछे आपको मिल जाएगा। नाउ शेड्यूल ऑफेंसेस क्या होते हैं जो कि उस शेड्यूल में प्रोवाइड करे गए हैं। स्पेशल कोड ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 22 और 11 से हम लोग देखेंगे स्पेशल कोड क्या होती है। आगे कुछ भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो यहाँ पे डिफाइन नहीं करे गए हैं लेकिन और कहीं डिफाइन करे गए हैं, और कहीं से मतलब कोड में, कोड मतलब सीआरपीसी मान लीजिए, है ना, वहां पे डिफाइन करे गए हैं तो उसके अनुसार उसको हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। लास्ट सेक्शन 2 क्या बोलता है, सब सेक्शन 2 उसका, एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी इनेक्टमेंट or provision thereof in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force be construed as a reference to the corresponding law or relevant provision of the corresponding law if any in force in that state। इसका मतलब क्या है कि अगर इस एक्ट में एनआईए में कोई प्रोविजन की बात करी गई है या किसी स्पेशल इनेक्टमेंट की बात करी है, से फॉर आईपीसी की बात करी गई है ना, एनआईए बोलता है कि आईपीसी के सेक्शन फला फला 122 या 121 कुछ भी, है ना, उसको रिफर करता है। और मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहां पे आईपीसी ही इनफोर्स नहीं है, आईपीसी अप्लीकेबल नहीं है या फिर 121 सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है, कोई ऐसा एरिया हुआ तो वहां पे क्या होगा, तो उस जगह का, उस एरिया का जो भी करस्पॉन्डिंग लॉ होगा और उस करस्पॉन्डिंग लॉ में जो भी रिलेवेंट प्रोविजन होंगे उसको यहाँ पे कंस्ट्रू करा जाएगा, उसको यहाँ पे माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, इसको दो पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो को, इस लेक्चर को, एनआईए को। सेकेंडली अब सेक्शन 3 पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है ये, कंस्टिट्यूशन कर रहा है, गठन कर रहा है एनआईए का, मतलब एजेंसी का, अब इसको एजेंसी ही डील करेंगे हम। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द पुलिस एक्ट, कौन डील करता है, कौन इसको सॉरी गठित करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एनआईए की स्थापना या फिर गठन या कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेशल एजेंसी है ना, स्पेशल एजेंसी क्यों, क्योंकि अदर देन पुलिस एजेंसी है ये, पुलिस जो स्टेब्लिशमेंट रहता है उसके अलावा जो भी है ये स्पेशल एजेंसी है। टू बी कॉल्ड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। दो पर्पस, इन्वेस्टिगेशन, सेकेंडली प्रोसिक्यूशन। सिर्फ इसी के लिए नहीं है, भले इसका नाम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन दे रखा है लेकिन इसका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेट करके छोड़ना नहीं है, इसके लिए प्रॉपर कोर्ट भी गठित होती है, एक स्पेशल कोर्ट जैसे हम देखेंगे आगे, और उस स्पेशल कोर्ट में उनका जो भी ऑफेंसेस रहते हैं, ऑफेंडर्स का ट्रायल वहां पे होता है, प्रोसिक्यूशन होता है। ऑलराइट, तो दोनों इसके ऑब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, इस बात को याद रखिएगा, और करता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, subject to any orders which the central government may make in this behalf, officers of the shall throughout India in relation to investigation। देखिए बस इतनी बात बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देती है उनको ध्यान में रखते हुए यूजुअली एंड जनरली क्या होगा, जनरली ये होगा कि जो भी ऑफिसर्स हैं एजेंसी के, उनके पास में थ्रू आउट द इंडिया पावर रहेगी काय की, इन्वेस्टिगेशन की। और वो जो पावर रहेगी वो कैसी रहेगी, किस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, इन द सेम मैनर जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर एक्सरसाइज करता है उसके एरिया में। ठीक है, अब ये जो ऑफिसर्स एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर, ये जहां पे प्रेजेंट रहेंगे, मान लीजिए कि ये तो एक नेशनल एजेंसी है ही सही आपकी, है ना, ऑफिसर्स कहीं पे भी पोस्टेड रह सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, तो जिस एरिया में उस समय रहेंगे जहां पे क्राइम हुआ है या ऑफेंस हुआ है और वो प्रेजेंट है, तो वहां पे उसको ऑर्डर जब मिलेगा तो वो इसमें अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है। ठीक है, अब उसमें क्या चीजें आ जाएगी, इन्वेस्टिगेशन का तो देख लिया, एंड अरेस्ट हमने ऊपर पर्पस देख लिया था, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन।
यहाँ पे हमने देख लिया एक चीज आ गई कि वो उसके पास में क्या अधिकार है, अरेस्ट के भी अधिकार है। all the powers, duties, privileges, liabilities which the police officers in connection with the investigation of offenses committed therein, जैसे अधिकार पुलिस ऑफिसर्स के पास में रहते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के और अरेस्ट करने के, सेम वैसे ही ये लोग भी एक्सरसाइज करेंगे। अब एनी ऑफिसर ऑफ द एजेंसी, अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आपका कि एजेंसी का कोई भी ऑफिसर, कोई रैंक प्रोवाइड नहीं करी गई है, या फिर अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या फिर पुलिस ऑफिसर है और उसको कोई स्पेशल ऑर्डर दिए जाते हैं, उस समय अगर एनआईए ऑफिसर वहां पे प्रेजेंट नहीं है और उसको स्पेशल ऑर्डर दिए जाते हैं तो क्या होगा ऐसे में, एनी ऑफिसर ऑफ द एजेंसी और अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब इसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं लाना है कि एक ऑप्शन दे दिया एजेंसी, एक दे दिया सब इंस्पेक्टर अबव द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, एक दे दिया डीएसपी, एक दे दिया एसपी, तो आप बोले कि नहीं भैया सिर्फ यही सही है, ये गलत है। ऐसा मैंने टेस्ट सीरीज अपनी जो लॉन्च करी उसमें बच्चे कंफ्यूज हुए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अबव है तो अबव में ये ऑप्शन भी सही आ सकते हैं। अब सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स, जैसा मैंने बताया अगर इनको ऑर्डर मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, थ्रू आउट द इंडिया, है ना, पोस्टेड पुलिस ऑफिसर है मुंबई में, क्राइम हुआ है और उस क्राइम के संबंध में अगर उसको इमीडिएटली जाना पड़ रहा है दिल्ली, कोई उसको लिंक मिली है तो वो जा सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं अगर उसके पास में ऑर्डर्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के। और द पावर्स ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और ये जो पावर्स एक्सरसाइज करेगा यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स की थी अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा पावर दे दी गई है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की दे दी गई है, जहां पे भी वो प्रेजेंट है उस समय, बस इतना याद रखिएगा, जहां पे वो प्रेजेंट है और जहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके पास में किस तरह की पावर होगी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की। और क्या वो समझा जाएगा इन्वेस्टिगेशन करते समय, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है बी डीम्ड टू बी एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, ओके। नाउ सुपरिटेंडेंस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सुपरिटेंडेंस ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसका रहेगा सुपरिटेंडेंस, जाहिर सी बात है जिसने कॉन्स्टिट्यूट करा है, किसने कॉन्स्टिट्यूट करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सुपरिटेंडेंस उसके पास आ गया। अब वहां पे जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूट करते हो तो आपको कहीं अपनी पावर जो है वो डेलीगेट भी करनी पड़ती है, एक प्रॉपर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको डेलीगेट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे डेलीगेशन किसको हुआ है उस पावर का, दो वर्ड हैं ध्यान रखिएगा, सुपरिटेंडेंस जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सुपरिटेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेलीगेशन कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन की पावर डायरेक्टर जनरल की रैंक का जो ऑफिसर रहेगा उसको। अब ये अपॉइंट कौन करेगा, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, पोस्ट रहेगी, पोस्ट का नाम रहेगा डायरेक्टर जनरल, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हु शैल एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी सच ऑफ द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द डीजीपी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पुलिस फोर्स इन द स्टेट, जो भी स्टेट का डीजीपी रहता है, जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर रहता है पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके जो पावर अपनी स्टेट में रहते हैं वही एक्सरसाइज करेगा ये एनआईए का डायरेक्टर जनरल थ्रू आउट द इंडिया, ये किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, थ्रू आउट द इंडिया है, ठीक है, इसको स्टेट नहीं समझा जाए, ठीक है। तो क्या हो गया क्वेश्चन हमारा, एक तो सुपरिटेंडेंस वाली बात हो गई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट मैनर क्या रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, subject to the provision of this act the agency shall be constituted such manner as may be prescribed and the condition of service of person employed in the agency shall be as such may be prescribed, जिस तरह से रूल्स में प्रिस्क्राइब करा जाएगा उस तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगला चैप्टर हमारा, इस चैप्टर का नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्वेस्टिगेशन से डील करता है पूरा का पूरा, है ना। नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, जो हम देख रहे हैं शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कहाँ पे है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक नजर फेर लीजिएगा इस पे भी ताकि कभी आ जाए तो गलत नहीं हो। ऑटोमिक एनर्जी हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, ये हमको एक्ट है ही सही हमारे एडीपीओ एग्जामिनेशन में, एंटी हाईजैकिंग हो गया, सप्रेशन, है ना, ये सब देख लीजिएगा। और आईपीसी में चैप्टर 6 स्पेसिफिकली एंड सेक्शन 489 ए से 489 ई, मतलब जो कि डील करता है आपका कॉइन करेंसी नोट्स के लिए, और ये वाला जो है ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 6 पे। अब किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा, किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ये इसकी बात करता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग देयरऑफ अंडर सेक्शन 154
ठीक है, 154 CRPC, जो कि हमारी बात करता है इंफॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करता है। तो हमने यहां से क्या समझ लिया कि जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो कॉग्निजेबल मतलब इस नेचर के होंगे, कॉग्निजेबल नेचर के। ऑन रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर जब इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसकी रिकॉर्डिंग होती है, इसमें इस सेक्शन में शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो पीछे एक्ट में दिए गए हैं उस एक्ट के तहत, तो फिर जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रहेगा उसका क्या काम है, वो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन पे नहीं उतरेगा, वो क्या करेगा, वो उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। पहली बात, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है वो रिकॉर्ड तो कर लेगा लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देगी, पुलिस ऑफिसर ने इनको फॉरवर्ड करा, ये फॉरवर्ड कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी जल्दी हो सके। तीसरे में बात करते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास में रिपोर्ट आई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट और रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, क्या डिटरमाइन करेगी, वेदर द ऑफेंसेस इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस और नॉट, जो भी ऑफेंस में मामला दर्ज हुआ है वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं या नहीं है, एंड ऑल्सो वेदर हैविंग रिगार्ड टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स इट इज अ फिट केस टू द इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसी। और पहली बात तो ये देख लेगी कि शेड्यूल्ड ऑफेंस है कि नहीं है, और अगर है तो फिर उसकी ग्रेविटी क्या है, या फिर नहीं है तो भी उस ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं करा गया है ना, शेड्यूल्ड ऑफेंस और नॉट, एंड ऑल्सो वेदर हैविंग रिगार्ड टू ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ग्रेविटी भी देखने के बाद भी वो बोल सकती है, डायरेक्ट कर सकती है एनआईए को कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। कौन बोल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओपिनियन, जहां पे वो शेड्यूल्ड ऑफेंस मान लेती है उसको, तो और फिट केस मान लेती है एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो क्या कर देगी, डायरेक्ट कर देगी एजेंसी को कि जाओ और इन्वेस्टिगेट करो। नेक्स्ट, notwithstanding anything contained in this section, if the central government is of opinion that a scheduled offence has been committed which is required to be investigated under this act, it may suo motu direct the agency to investigate। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चली गई किसी सोर्स के द्वारा, है ना, और उसको लगता है कि हाँ भैया ये शेड्यूल्ड ऑफेंस था जो कमिट हुआ है, तो डायरेक्टली ही एजेंसी को डायरेक्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सुओ मोटो वर्ड यूज करा गया है। अब ये जो आपका है 5, इस बात को याद रखिएगा कि कहां पे सुओ मोटो डायरेक्ट कर सकती है ना, 6 सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 में। सेकेंडली, वेयर एनी डायरेक्शन हैज बीन गिवन अंडर सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5, ये जो डायरेक्शन था ये कैसा था, जब उसको पता पड़ जाए डिटरमाइन कर ले, और ये था सुओ मोटो वाला, द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस शैल नॉट प्रोसीड, ना तो स्टेट गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देगा आगे बढ़ने के लिए, ना ही जो पुलिस ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट का ही होगा, जाहिर सी बात है वो आगे नहीं बढ़ेगा इन्वेस्टिगेशन के साथ में, एंड शैल फोर्थविथ ट्रांसमिट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू द एजेंसी, और एजेंसी को इमीडिएटली हैंड ओवर कर दिया जाएगा मामला। For the removal of doubts, it is hereby declared that till the agency takes up the investigation of the case, it shall be the duty of the officer in charge of police station to continue with the investigation। लेकिन जब तक कि, अगर ये 15 दिन की बात करी गई है जैसे कि ऊपर, अगर ये 15 दिन चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे पुलिस वाले, वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उतरेंगे सही। बस उनको करना ये है कि इमीडिएटली जैसे ही मामला दर्ज होता है उनको स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, और जब तक वो डिटरमाइन नहीं होता तब तक वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, है ना, तो वो बैठे नहीं रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और एक बार अगर एजेंसी को ट्रांसफर हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, फाइल से प्रोसीडिंग्स हैं, वो पुलिस ऑफिसर उस स्पेशल एजेंसी के ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर देगा, हैंड ओवर कर देगा केस। ओके, सेकेंडली, और ये ड्यूटी किसकी है इसको भी याद रखेगा, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इंचार्ज स्पेसिफिकली प्रोवाइड करा गया है। नाउ, पावर टू ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब हमने यहाँ पे अभी तक क्या देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया, मतलब फॉरवर्ड कर दिया मैटर डिटरमाइन करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर टू ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन टू स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुई है। व्हाइल इन्वेस्टिगेशन एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, द एजेंसी हैविंग रिगार्ड टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स, एजेंसी क्या देखती है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, ठीक है, ग्रेविटी क्या है उसकी। सेकेंडली, कुछ और अदर रिलेवेंट फैक्टर्स
देखने के बाद वो क्या बोलती है कि इट इज एक्सपेडिएंट टू डू सो, रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू एसोसिएट इटसेल्फ विद द इन्वेस्टिगेशन। पहली बात तो रिक्वेस्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि हमारी सहायता करें, हमारे साथ मिलके काम करें, इन्वेस्टिगेशन करें मिलके। दूसरा, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेके ट्रांसफर कर सकते हैं इस केस को इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए, जो कि नॉर्मल पुलिस ऑफिसर के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन, और वही जो नॉर्मल कोर्ट्स रहते हैं आपके स्पेशल कोर्ट्स के अलावा, उनमें उनका प्रोसिक्यूशन चलाया जाए। लेकिन इसके लिए प्रीवियस अप्रूवल लेना जरूरी है। और एसोसिएट जहां पे वर्ड यूज होता है, देखिए ट्रांसफर के लिए प्रीवियस अप्रूवल याद रख लीजिए, और एसोसिएट मतलब एक तरीके से एड मांग रहे हो, हेल्प मांग रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसके लिए सिर्फ रिक्वेस्ट जरूरी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 सेक्शन और देख लेते हैं, बाकी का हम सेकंड पार्ट में इसको कवर करेंगे अगले लेक्चर में। पावर टू इन्वेस्टिगेट कनेक्टेड ऑफेंसेस व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस, द एजेंसी में ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एनी अदर ऑफेंस। जब वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को डील कर रही है तो दूसरे अदर ऑफेंसेस भी जो उससे कनेक्टेड हैं उनको भी डील कर सकती है, विच द एक्यूज्ड इज एलिज्ड टू हैव कमिटेड इफ द ऑफेंस इज कनेक्टेड विद द शेड्यूल्ड ऑफेंस। कोई संगीन जुर्म कर दिया है, जैसे हमने देखा 121 में कुछ हुआ है, और उसके साथ अगर कोई छोटा मोटा अपराध और भी बन रहा है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है, तो उसको भी वो डील करेंगे, भले ही वो शेड्यूल्ड ऑफेंस में नहीं आ रहा है, या फिर जो इस शेड्यूल लिस्ट जो प्रोवाइड करी गई है उसमें एक्ट नहीं है, तो भी उसको वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड असिस्टेंस, अब हमने 7 में देखा था, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं असिस्टेंस की। अब यहाँ पे क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन ऑफ द एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस। ठीक है, तो 7 को लिंक कर लीजिए रीड विथ 9, वहां पे रिक्वेस्ट हुई और यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। लास्ट, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस save as otherwise provided in this act, nothing contained in this act shall affect the powers of the state government to investigate and prosecute any scheduled offense or other offense under any law for the time being in force। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, save as otherwise provided in this act, इस एक्ट में जहां पे भी इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है उन सब चीजों को छोड़ के कहीं पे भी ये नहीं माना जाएगा, नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द पावर्स, इस एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की पावर को कम करता हो या मना करता हो, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। अगर कोई ऑफेंस है जो दूसरे लॉ में कवर हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इसको पूरा डील कर लेंगे हम लोग, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि अब डेली बेसिस पे एडीपीओ के मोस्ट प्रोबेबली जितने भी माइनर एक्ट्स हैं, जितने भी छोटे हैं, वो यहाँ पे कवर करवाए जाए। टाइम कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने एक बैच क्रिएट कर दी है अपनी एप्लीकेशन पे जो कल से चालू हो रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको मेजर एक्ट्स पढ़ने हैं तो। ठीक है, और बस पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी चालू रखिए, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ऐप पे कनेक्ट कर सकते हैं, या मेरा नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फ़ोन लगा सकते हैं। ओके, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी आपने नहीं करा है तो, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस लाने के लिए, और आप हमसे कनेक्टेड भी रहेंगे, जैसे ही वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।